तो आज जिस विधानसभा की पहले हम चर्चा करेंगे वो है केवटी विधानसभा। केवटी विधानसभा दरभंगा जिले में है और मधुबनी लोकसभा के अंदर आती है। फिलहाल यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन केवटी विधानसभा का मिजाज क्या रहा है, यहाँ का इतिहास क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं और क्या रिकॉर्ड चेंज भी होते हैं। हमारे साथ रंजन जी हैं। रंजन जी, केवटी के मिजाज को अगर आप भापते हैं या इस सीट को आप स्कैन करते हैं तो केवटी क्या कहती हुई नजर आती है? देखिए, जब आप केवटी विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे तो एक चीज जो दिखती है वो ये दिखती है कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण हुए हैं जिन्होंने कि कई बार यहाँ से चुनाव जीते। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पर जब शुरुआती दौर में यहाँ पर चुनाव हुए तो उस समय जो है कांग्रेस का दबदबा दिखा और लैटर ऑन जो है वो बीजेपी जो है यहाँ पर मजबूत होते दिखी और चुनाव जीतते दिखी। हालांकि जब आप समीकरण देखते हैं तो एमवाई समीकरण यहाँ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बावजूद इसके जो है बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो है वो सफलता मिली है। जिन दो व्यक्तियों की आप चर्चा करना चाहती हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, जब आप बात करती हैं, इनफैक्ट तीन की हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो हुकुमदेव नारायण यादव हुए जो कि जब शुरुआत में 1967, 69 और 72 में वो चुनाव जीते थे। उस समय विधानसभा का जो नाम था वो केवटी रनवे था, लेकिन जो केवटी विधानसभा हुआ उसका गठन 1977 में जो है हुआ और पहला चुनाव 1977 में ही किया गया। हालांकि जनता पार्टी की लहर में पहली बार जीत जो है वो आपको सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी को ही मिली, लेकिन फिर उसके बाद यहां पर कांग्रेस जीतते रही। अब अगर हम यहां के आंकड़ों पर देखें तो कुल जो 11 चुनाव यहां हुए हैं तो आपको बता दें कि 6 बार मुस्लिम विधायक यहां से चुने गए हैं। ये एक गौर करने की बात है। बीजेपी ने सर्वाधिक बार ये सीट जीती है, 4 बार। आरजेडी 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रहा है और जनता दल भी जो है वो 2 बार इस सीट को जीता है। कांग्रेस को 2 बार सफलता मिली है तो जनता पार्टी को 1 बार जो है वो कामयाबी आपको मिली है। तो अगर आप देखते हैं केवटी विधानसभा को तो ये दिखता है कि सोशलिस्टों को जीत भले कम मिली हो, लेकिन उनका एक प्रभाव पृष्ठभूमि में वो रहा है। अगर हम यहां पर चुनावों की बात करें कि हाँ किसने ज्यादा बार यहां पर सीटें निकाली है तो गुलाम सरवर की बात करनी होगी। जो मैंने कहा कि जिन 3 व्यक्तियों की चर्चा करनी है तो एक तो हुकुमदेव नारायण यादव हो गए, दूसरे गुलाम सरवर हैं पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा के और कद्दावर नेता, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, उर्दू के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वो यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। और फिर हुकुमदेव नारायण यादव के जो बेटे हैं अशोक कुमार यादव, वो भी यहां पर 3 बार विधायक चुने गए। गुलाम सरवर और अशोक कुमार यादव दोनों ने हैट्रिक लगाई थी, मतलब लगातार 3-3 बार चुनाव जीते थे। अब अगर हम यहां पर आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो दिखता यह है कि यहां आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिख रही है पिछले 3 चुनावों में। हालांकि 2010 में एक तीसरा एंगल बनाने की कोशिश कांग्रेस के तरफ से हुई थी, लेकिन कांग्रेस को उतने वोट आए नहीं थे। लेकिन जब आप परिणाम देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो भी वोट आए थे वो भी बहुत थे और इसका नुकसान जो है यहां पर आरजेडी को उठाना पड़ा था। 2010 में जो है यहां से अशोक कुमार यादव जो है वही चुनाव लड़ रहे थे, उनको 45,791 वोट आए, मतलब 42.11%। और यहां पर फराज फातमी जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 45,762 वोट आए, मतलब 42.09%। और मोहम्मद मोहसिन थे कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको 5,679 वोट आए, 5.23%। तो यहां पर जीत जो है अशोक कुमार यादव को मिली। कितने वोटों की मिली?
सिर्फ 29 वोटों की। तो 29 वोटों की ये जीत थी और बीजेपी को ये सीट यहां पर मिलती है। तो अगर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होता तो शायद यहां पर परिणाम पलट भी सकता था, लेकिन 2015 में जो है चीजें बदल गई। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का एक मजबूत गठबंधन यहां पर बना था और यहां पर फराज फातमी जो है एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में थे और बीजेपी से अशोक कुमार यादव ही चुनाव लड़ रहे थे। आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन क्लोज फाइट एक बार फिर से थी। फराज फातमी को 68,601 वोट आए, मतलब 47.14% वोट, और अशोक कुमार यादव को आए 60,771 वोट, मतलब कि 41.76% वोट। तो फराज फातमी को जो जीत मिली वो मिली 7,830 वोटों की। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है, परिस्थितियां फिर बदल चुकी थी। जेडीयू एनडीए के साथ था और आरजेडी जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक अलग गठबंधन में था। तो यहां पर जो एक बड़ी बात हुई वो ये हुई कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को यहां चुनावी मैदान में उतारा गया और ये यहां पर आप देखिएगा कि जो फराज फातमी जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट मिला नहीं, बल्कि 2020 में फराज फातमी दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़े और वहां एक क्लोज फाइट में वो हार गए और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है यहां पर चुनाव जो है वो लड़ने के लिए उतरे। जो उनकी सीट थी इससे पहले अलीनगर की, उसे छोड़कर वो आपको केवटी आए। लेकिन यहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के मुस्लिम फेस हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। मुरारी मोहन झा को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया था। यहां पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 76,372 वोट लेकर आए मुरारी मोहन झा, मतलब कि 46.8%, और अब्दुल बारी सिद्दीकी को आए 71,246, मतलब कि 43.6% वोट। और इस आमने सामने की लड़ाई में मुरारी मोहन झा ने बड़ा उलटफेर किया और 5,126 वोटों की जीत जो है वो दर्ज कर ली। तो ये एक बड़ी जीत थी मुरारी मोहन झा के लिए भी। अब अगर आप देखें कि कौन कौन से दावेदार हैं, तो देखिए फराज फातमी की घर वापसी हो चुकी है, वो आरजेडी में आ चुके हैं और वो शायद यहां से आरजेडी के प्रत्याशी हों। जो उनके पिता हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी, उन्होंने मधुबनी से इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो यहां पर लगता है कि आरजेडी से फराज फातमी का नाम जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन और भी कुछ दावेदार हैं। उसमें अनिसुर रहमान हैं एक, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। केवटी के बेटे की बात करते हैं कि वो चुनाव यहां से लड़ें। लेकिन एक जो चौंकाने वाला नाम है वो धीरज यादव का नाम है, जो कि बीजेपी विधायक है मिश्री लाल यादव, उनके बेटे हैं और रिश्ते कुछ शायद ठीक नहीं चल रहे। वो भी जो है आपको जो यहां के विधायक है मुरारी मोहन झा, उन पर कई बार जो है अपने सोशल मीडिया पर जो है वो आक्रामक रहते हैं, हमला करते दिखते हैं। तो कुछ एक बड़े नाम हैं जो यहां पर दावा ठोकते हुए दिख रहे हैं। अब सफलता किसे मिलेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें तो जैसा हमने कहा कि यहां पर एमवाई का मजबूत जोड़ है और यहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि मुस्लिम वोटर्स लगभग 31% हैं, 30.9%, और एससी हैं 14.24%, और यादव जो हैं वो 12 से 13%। तो ये जो आंकड़ा पहुंच जाता है वो 43 से 44% के आसपास सिर्फ एमवाई पहुंच जाता है। इसके अलावा यहां पर ब्राह्मण भी 11 से 12% हैं, राजपूत भूमिहार को मिला दें तो 3.5 से 4%, थोड़े बहुत कायस्थ हैं यहां पर, कर्ण कायस्थ इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो 15-16% सामान्य जाति के वोट होते हैं।
कोयरी कुर्मी 3.5 से 4% हैं, धानुक भी 3.5 से 4% हैं। तो कोयरी कुर्मी और धानुक का जो योग आता है वो 7 से 8% के बीच आता है, और वैश्य जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, 7.5 से 8.5% के आसपास हैं। तो अगर आप समीकरण को देखें तो लगता है कि आरजेडी का पलड़ा जो है यहां पर भारी होना चाहिए, क्योंकि एमवाई ही 44% के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन फिर जो है ये सीट जो है बीजेपी 4 बार कैसे जीत गई है, तो उसकी एक बड़ी वजह है यहां पर काउंटर पोलराइजेशन होता हुआ दिखता है। जब एक समाज एक तरफ वोट करता है तो उसके जवाब में दूसरी तरफ से भी काउंटर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, और इसका असर चुनाव परिणाम पर दिखता है। और यही वजह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता जो है वो केवटी से चुनाव हार गए। फिलहाल अब्दुल बारी सिद्दीकी विधान परिषद में हैं, तो शायद वो चुनावी मैदान में यहां से न उतरें, लेकिन यहां पर ये चीजें दिखती हैं। और यहां पर अगर आरजेडी को बाजी पलटनी है तो उसकी कोशिश जो है वो एमओआई से बढ़कर सोचने की होगी। इस दिशा में जो है वो आरजेडी और महागठबंधन सोचते हुए दिख भी रहा है, और यही वजह है कि मुकेश सहनी हो या फिर आपको यहां पर मंगनी लाल मंडल की बात हो, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मुकेश सहनी के साथ गठबंधन की बात हो रही है। तो एमओआई से आगे बढ़कर जो है वोट जुटाने की कवायद जो है वो आरजेडी के तरफ से हो रही है। कितनी सफलता मिलती है ये वक्त बताएगा, लेकिन उसी सफलता पर केवटी का परिणाम जो है वो निर्भर करेगा। और एक दिलचस्प बात है, चूंकि मुस्लिम वोटर्स यहां पर 31% के आसपास हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या एआईएमआईएम इस बार अपना प्रत्याशी तो नहीं दे रहा है यहां से, क्योंकि अगर वो प्रत्याशी देगा तब तो फिर वो जितने भी वोट निकालेगा उसका नुकसान आरजेडी को ठीक सामने से देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर जो है एआईएमआईएम और आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि एक बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश जो है एआईएमआईएम की तरफ से हुई है। कोई नतीजा अभी तक जो है वो निकलता दिखा नहीं है। तो अगर गठबंधन, राजनीति में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक नहीं दिखा है, आगे क्या कुछ होता है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। क्योंकि आप मानकर चलिए कि अगर एआईएमआईएम यहां से मुस्लिम प्रत्याशी उतार देता है तो फिर उस समीकरण में जो आरजेडी का है उसमें और भी डेंट लगेगा। यह भी देखना होगा कि जनसुराज जो है वो किस जाति से प्रत्याशी उतारता है, उनके प्रत्याशी किस समाज से होते हैं, क्योंकि यहां पर यादव की संख्या भी अच्छी है, ब्राह्मण भी अच्छी संख्या में हैं। तो क्या वो इस दोनों ब्लॉक में से किसी को प्रत्याशी बनाते हैं, या फिर वो भी मुस्लिम ब्लॉक की तरफ जाना चाहेंगे कि वहां से प्रत्याशी निकाल कर आए। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ के परिणाम को प्रभावित करेंगी। तो केवटी एक बार फिर से, हमेशा यहाँ कांटे का मुकाबला होता है और यहाँ के बारे में प्रिडिक्ट करना समझदारी वाला काम नहीं है। तो मुझे लगता है वही समझदारी हम लोगों को भी दिखानी चाहिए, और हम बस इतना कह सकते हैं कि एक और कांटे का मुकाबला जो है वो केवटी में हम सबका इंतजार कर रहा है। तो केवटी में बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, और इस दिलचस्प मुकाबले पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि यहाँ पर कौन बाजी मारता है और कौन किसको पछाड़ता है, कैंडिडेट कौन होंगे और किस तरह का मुकाबला होगा। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।